ये आकाशवाणी है। स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित जीवन गाथा। चल पड़े जिधर दो। दुनिया के इतिहास में कुछ तारीखें ऐसे दर्ज हो जाती हैं जिन्हें भुलाना आसान नहीं होता। 2 अक्टूबर की तारीख भी ऐसी ही है। इसी दिन 1869 में गुजरात के पोरबंदर के दीवान के घर एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसे बाद में दुनिया ने साबरमती का संत कहा। साबरमती के इस संत को बाद में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा क्या कहा, बाद में पूरा नाम पीछे छूट गया और यही उनकी पहचान बन गई। मेरा ईश्वर मुझको रोकता है व्यभिचार करने से, मेरा ईश्वर मुझको रोकता है किसी का खून करने से, मेरा ईश्वर रोकता है मुझको किसी को झुठलाने के लिए, किसी को धोखा देने से। उसका वो तो ईश्वर के सब गुण बने कि वो ईश्वर का गुण का मैं स्तवन करूं तो ईश्वर के नजदीक में पहुंच जाऊं। मैं ईश्वर का काम न करूं और किसी ईश्वर का नाम दूं तो ईश्वर को धोखा देता हूं। मोहनदास करमचंद गांधी का शुरुआती जीवन बहुत प्रभावी भले ही नहीं रहा, लेकिन उनके मन में सत्य और अहिंसा के बीज बचपन में ही पड़ गए थे। इसका जरिया बना सत्य हरिश्चंद्र नाटक। सत्य को लेकर उनकी धारणा स्कूल में ही नजर आ गई जब स्कूल के दौरे पर पहुंचे अफसर के सामने गांधी कैटल की स्पेलिंग नहीं लिख पाए। उनके अध्यापक ने उन्हें इशारे से नकल का सुझाव दिया, लेकिन गांधी ने ऐसा नहीं किया। सत्य के प्रति उनका ये आग्रह ही बाद में सत्याग्रह की नींव बना। गांधी जी खुद इस बारे में कहते हैं, सत्याग्रह चलता है वहाँ सचमुच वो सत्याग्रह है कि दुराग्रह है। ऐसा हमारे मुल्क में हो गया है कि एक चीज का नाम ले लो लेकिन काम तो इससे उल्टा ही है। और आज जो कोई भी आदमी, पीछे भले पोस्ट ऑफिस के हो, टेलीग्राफ ऑफिस के हो, रेलवे के हो या तो देशी राज्यों में हो, कि जिस जगह पे वो सत्ता लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको इतना समझ लेना चाहिए कि हम ये काम जो कर रहे हैं वो सत्य है या असत्य है। अगर असत्य है तो उसका आग्रह क्या करना था, अगर सत्य है तो सत्य का आग्रह तो हमेशा हर हालत में करना ही चाहिए। सत्य को गांधी जी ने अपनी जिंदगी में आत्मसात कर लिया। बचपन में एक बार उन्होंने मांस खाया, एक बार पिता की जेब से पैसे भी चुराए, लेकिन उसका खुलकर प्रायश्चित भी किया। इसके बाद ये विनम्रता और सच्चाई जैसे गांधी की जिंदगी का आभूषण ही बन गए। गांधी जी खुद मानते रहे कि विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है साधन की पवित्रता और अपने कार्य के प्रति अटूट निष्ठा। ऐसे लोगों को ये तालीम दी जाए कि आप खाएं तो सही, खाना हम आपको दे देंगे, लेकिन वो खाना के लिए आप काम तो करें, तो कम से कम यहाँ से शुरू करें, सफाई करने से। और पीछे वो कह दें कि हम तो दूसरा भी काम कर सकते हैं, हम सूख काट सकते हैं, बिन सकते हैं, बढ़ाई का काम कर सकते हैं, लोहार का काम कर सकते हैं, या तो हम काटिब का काम करते हैं, वो भी निकम्मी चीज नहीं है। जो चीज हम सिलाई का काम करते हैं, इतनी चीजें इस हिंदुस्तान में पड़ी है कि वो अगर लोग भले कल करोड़पति थे, आज तो करोड़ चले गए, ऐसा तो दुनिया में बहुत होता जाता है, तो वो करोड़ का लिए रोता रहेगा, ये कहेगा कि मैं तो करोड़पति हूँ, मैं क्यों कोई भी काम करूँ, तो पीछे हमारा काम बिगड़ जाता है। हम जो काम करना चाहते हैं वो काम बन नहीं सकता है। इसलिए मैं तो कहूँगा बड़ी अदब से लेकिन बड़ी दृढ़ता से कि जितने कैंप हमारे चलते हैं वो कैंप अगर देखो तो आदर्श चीज होनी चाहिए। उसमें सफाई इतनी, उसमें गंदगी तो बिल्कुल नहीं, लोग पड़े हैं, सब है, उन्होंने अपना काम तो ढूंढ लिया है। काम के प्रति गांधी की निष्ठा को मजबूती इंग्लैंड में मिली, जहां से उन्होंने कानून की ऊंची तालीम हासिल की। इसके बाद जब दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने नस्ल भेद देखा, प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद ट्रेन से उन्हें जबरदस्ती उतार दिया गया, तो जैसे उनकी जिंदगी ही बदल गई। दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, फिनिक्स में आश्रम खोला
और जीवन में सादगी का प्रयोग शुरू किया। यहीं से नए गांधी का अवतार होता है। और कोई पूछे कि आप लोग किससे डरते हैं, तो कहें कि हम तो किसी से नहीं डरते हैं। एक ईश्वर पड़ा है, वहां पड़ा है और हमारे दिल में पड़ा है। हृदय आकाश में पड़ा है और इस आकाश में पड़ा है, उस ईश्वर से हम डरते हैं। दक्षिण अफ्रीका का अनुभव और सत्य के प्रति आग्रह गांधी जी को भारत लौटने के बाद काम आया। जब 1917 में वे नील किसानों के अत्याचार को देखने चंपारण पहुंचे, वहां अंग्रेजों के अत्याचार ने उन्हें इतना विचलित किया कि वे अपने को रोक नहीं पाए और अंग्रेजी अत्याचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। इसके चलते उन पर राजद्रोह का मामला चला। उन्हें माफी मांगने के लिए अंग्रेज जज ने कहा, लेकिन गांधी ने माफी की बजाय सजा स्वीकार की। गांधी की लोकप्रियता का आलम ये था कि जज को उन्हें रिहा करना पड़ा। इसके बाद ही उन्हें महात्मा के तौर पर जाना गया। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। चंपारण में उन्होंने गरीब किसानों की भलाई के लिए काम तो किया, उनकी दशा सुधारने के लिए अभियान भी चलाया, उनकी स्वच्छता पर भी ध्यान दिया। गांधी जी के लिए आजादी से ज्यादा जरूरी स्वच्छता थी। 1903 में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान ही उनका ध्यान देश की गंदगी की तरफ गया। गांधी जी ने खुद कहा है, मैं किसी को भी अपने गंदे पांव के साथ मेरे मन से नहीं गुजरने दूंगा। हरिद्वार में जब कुंभ का मेला था तो हमारा सबका काम था कि वहाँ के जो कैंप का सैनिटेशन था, वो सैनिटेशन फजर में करने के लिए हम निकल जाते थे और वो सब मेला करते थे, यात्री लोग आते थे, वो सबको तो उसका साफ कर देते थे। सिवाय मुझको तो चैन नहीं हो सकता था और सबको वो तालीम दी गई। लेकिन मैं कहूँगा कि उसका पहला काम ये है कि अपनी कैंप है उसको बिल्कुल साफ रखना। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने के बाद देशव्यापी रेल यात्राएं की थी। इसी दौरान उन्हें गरीबी से सीधा साबका पड़ा। देश का मानस समझने में भी ये यात्राएं मददगार बनी। उन्हें महसूस हुआ कि जब तक गरीबी दूर नहीं होगी, हर हाथ को काम नहीं मिलेगा, तब तक देश में बदलाव नहीं हो सकता। इसके लिए उन्होंने खादी की कल्पना की और चरखे को स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक बना दिया। हिंदुस्तान ने मान लिया कि चरखा है वो तो अहिंसा का प्रतीक है, उसकी निशानी है। आज वो निशानी तो गुम हो गई। अगर वो निशानी रहती तो आज हमारे सामने जो चीज बन रही है वो तो नहीं बनने वाली थी। देखते ही देखते गांधी की शख्सियत ऐसे चुंबक में बदल गई जिसके पीछे क्या आम क्या खास सब खिंचते चले आए। ये देख महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा था, आने वाली पीढ़ियों को आश्चर्य होगा कि हाड़ मांस का एक ऐसा पुतला भी था। दरअसल गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह को अपनी जिंदगी में ऐसे आत्मसात किया कि उनका जीवन खुली किताब बन गया। उन्होंने खुद कहा है, भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। इसी दम पर उन्होंने भावी भारत के स्वराज का सपना देखा। मेरी व्याख्या के स्वराज में तो हम एक दूसरे को भाई भाई समझकर बैठे। हमारे दुश्मन कौन हो सकते हैं और क्या हमारे भाई दुश्मन होंगे? मुसलमान के दुश्मन हिंदू सिख और हिंदू और सिख के दुश्मन मुसलमान, या तो उन दोनों के सिख बचे ख्रिस्ती या तो पारसी यहूदी, कोई भी हिंदुस्तान के हो, ऐसे कैसे दुश्मन हो सकते? हम तो दुनिया में किसी को दुश्मन बनाना नहीं चाहते, हम किसी के दुश्मन बनना नहीं चाहते। स्वाधीनता को लेकर गांधी जी की ये धारणा आज भी प्रासंगिक है। वे कहते हैं, जब से कोई महिला रात में सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलने लगेगी, उसी दिन से कह सकते हैं कि भारत ने स्वतंत्रता हासिल कर ली है। गांधी जी का मानना था कि बिना गांवों के विकास के भारत में बदलाव नहीं लाया जा सकता। वे कहते हैं, कानून तो ये कहता है, सच्चा कानून, कि अगर पंचायत राज है, लोगों के नाम से ही राज चलता है, लोगों के काम से ही राज चलता है, तो लोगों के पास से पैसा तो लेना पड़ेगा, लेकिन वो पैसा लेते हैं उससे 10 गुना उनके घर में जाना चाहिए। भारत की पहचान सदियों से कृषि प्रधान देश की रही है। चंपारण में किसानों की दुर्दशा को लेकर उनके मन में जो पीड़ा हुई वो ताजिंदगी रही। इसीलिए किसानों की हालत को सुधारने को लेकर उनका अपना विशेष नजरिया था। किसानों को पूरा दाम न मिले या तो बहुत कम दाम मिले, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो किसानों को ज्यादा दाम दें,
वो तो मैं समझ सकूंगा। और वो किसानों को ज्यादा दाम देते हैं, इससे कोई दाम बढ़ता है, वो तो दूसरी बात हो गई। तो ये तो विशेष शुद्ध कोड़ी की बात हुई, सच्चा हिसाब करने की बात हुई। तो हिसाब सच्चा करें और हिसाब बता दें कि देखो इतना तो किसानों को मिला है और इसमें कोई दूसरा खा नहीं सकता है, सीधा किसानों की जेब में चला जाता है। आजाद भारत के लिए गांधी ने जो सपना देखा था, उसमें उद्योगपतियों का भी अपना स्थान था। गांधी जी उद्योगपतियों से भी खास उम्मीद रखते थे। मैं ये कहूँगा, जितने फैक्ट्री ओनर से उनका सबका ये परम धर्म हो जाता है कि वो आपस में मिलकर ऐसा करें कि जिससे सारा हिंदुस्तान देखें कि नहीं, वो तो आज हमको आज़ादी मिल गई है, तो आज़ादी में तो हम शुद्ध कोड़ी ही कमाएंगे और आज़ादी में हम लोगों को दगा नहीं देंगे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ गांधी ऐसी आवाज रहे जिसकी एक अपील हर भारतीय के दिल में उतर जाती थी। लेकिन रेडियो से अपनापा बनाने में उन्हें झिझक रही। लेकिन बंटवारे की आग से झुलसकर भारतीय धरती पर छांव तलाश रहे शरणार्थियों से संपर्क करने के लिए उन्हें रेडियो ही बड़ा सहारा नजर आया। इस सिलसिले में उन्होंने 12 नवंबर 1947 को आकाशवाणी से ये संदेश दिया था। जिस जगह पे हिंदुस्तानी लोग पड़े हैं वहाँ सब इंतजाम कर लिया कि वो मेरी आवाज पहुंच जाए। ये तो एक खूबी है, ईश्वर की एक गति पड़ी है, गहन गति पड़ी है, तो इस तरह से ऐसा आवाज वो सब जगह पे पहुंच जाए, कोई छोटी बात नहीं है। तो वो सब मैंने देख लिया और कहा कि यहाँ से बोलो, तब तो यहाँ से जो बोलता हूँ उस आवाज की शक्ति है उससे आधी और बढ़ जाती। तो मैंने कहा कि बड़े वही अच्छा है, तो चलो मैं वहाँ चला जाऊंगा। तो चला गया। तो वहाँ भी उन लोगों को मैंने दीपोत्सव भी मनाने का कहा है, तो जो मैंने आपको यहाँ कहा है वो भी उनको सुनाए। गांधी के संदेशों की इस ताकत को सरदार पटेल ने भी स्वीकार किया। 1928 के बारडोली सत्याग्रह के दौरान पटेल ने कहा था, मुझे विश्वास है कि इस रास्ते पर जो हमें गांधी जी ने बताया है उसी पर चलेंगे तो हमारी जगह दुनिया में ऊंची होगी। मैं आज तो ये आपको कहने के लिए आया हूं कि जो पुराना हिंदुस्तान जिसके लिए कभी कभी हमें शर्मिंदा होना पड़ता है कि इतनी सदियों तक हम गुलाम रहे, लेकिन आज जो हम आजाद हुए हैं वो आजाद हिंदुस्तान के सुपुत्रों का एक कर्तव्य है कि इसको फिर गुलाम बनने न दे। गांधी जी की विनम्रता की ताकत को पूरी दुनिया ने देखा। गांधी जी की इस ताकत को प्रधानमंत्री मोदी गहराई से समझते हैं। वे कहते हैं, महात्मा गांधी ही ऐसे व्यक्ति थे जो सभी को मतभेदों से ऊपर उठकर उपनिवेशवाद से लड़ने के लिए एक साथ लेकर आए और वैश्विक मंच पर भारत के कद को बढ़ाया। प्रधानमंत्री की नजर में गांधी देश के रत्न हैं। 2 अक्टूबर हम सबके लिए पवित्र और प्रेरक दिवस होता है। यह दिन मां भारती के 2 सपूतों महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करने का दिन है। पूज्य बापू के विचार और आदर्श आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। महात्मा गांधी का जो आर्थिक चिंतन था, अगर उस स्पिरिट को पकड़ा गया होता, समझा गया होता, उस रास्ते पर चला गया होता, तो आज आत्मनिर्भर भारत अभियान की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतिहासकारों का मानना है, ताकत के दम पर भारत को आजाद नहीं कराया जा सकता था। वो सत्य, अहिंसा और असहयोग के औजार ही थे जिन्होंने अंग्रेजों को हिंद को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। गांधी जी कहा करते थे, ये हथियार उनके खोजे नहीं हैं, भारतीय परंपरा में पहले से ही ये मौजूद हैं, बस मैं उन्हें सिर्फ याद दिला रहा हूँ। जिंदगी की हर समस्या का समाधान गांधी के विचार हैं। दुनिया में जब तक असमानता रहेगी, गरीबी रहेगी, ताकतवर कमजोर पर अत्याचार करता रहेगा, गांधी के विचार प्रासंगिक बने रहेंगे। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की कहानी आकाशवाणी की जुबानी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।